धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद एक बार फिर से जहां भगवा गैंग एक्टिव हो गया और अपने भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकारों के साथ मिलकर तरह तरह के परपंच, खड़यंत्र और षड्यंत्र रचकर माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियां नफरत को मोहब्बत से हराने के लिए मैदान में निकल आई हैं। जी हां, नफरत को मोहब्बत से हराने के लिए मैदान में निकल आई हैं। वहीं जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने भी भगवा सरकार के खिलाफ या यूं कहें कि मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल भट्ट की पत्नी भी सीधे तौर पर सवाल उठा रही है भाजपा सरकार पर। विस्तार से आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सवाल का जवाब आपको नहीं देंगे कि भगवा गैंग किस तरीके से परपंच खड़यंत्र रच रहा है, क्योंकि ये तमाम चीजें आप लोग भी जानते हैं। 3 हिस्से में पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बयानात की, जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग नफरत को मोहब्बत से हराने की बात नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं। यहां सबसे पहले बयान मैं आपके सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री का रखना चाहता हूं। आप लोग सवाल उठा सकते हैं, भैया बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान यहां क्यों रख रहे हो। देखिए, बड़े पुराने कांग्रेसी हैं और सीनियर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने बयान दिया कि दंगे बवाल कराकर किसको फायदा होता है, यानी सीधे तौर पर वो कहना चाहते हैं कि जब जब दंगे हुए हैं तब तब भाजपा को फायदा हुआ है और भाजपा मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बना रही है पूरे देश में, उनको टिकट ना देकर भी। सुन लीजिए उनकी जबानी। और जहां जहां दंगे होंगे आप एक बार समझ लीजिए, दंगों से फायदा किसको होता है। दंगों से फायदा जिस पार्टी को होता है, समझ लीजिए वो दंगे करवा रही है। एक राज्य है जिसका नाम यूपी है भारत के अंदर, वहां पर 4 से 3 टिकटों में से एक टिकट भी माइनॉरिटी को नहीं मिलता है। कौन नहीं दे रहा? भारतीय जनता पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है। तो क्या मैसेज आ रहा दुनिया के मुल्कों के अंदर? अब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दंगे कराकर किसको फायदा होता है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी ऐसी ही बात कह रही हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जिस तरीके से आज पूरे कश्मीर का माहौल खराब किया जा रहा है, थोड़े दिन पहले का वक्त याद कीजिए जब यहाँ की तमाम विपक्षी पार्टियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक पीसफुल माहौल यहाँ पर क्रिएट कर दिया था और कोई भी किलिंग यहाँ पर नहीं होती थी। लेकिन जब से भाजपा के हाथ में शासन आया, उसने फिर से जम्मू कश्मीर को सुलगाना शुरू कर दिया है। कभी वो कश्मीर फाइल्स के जरिए, कभी मुसलमानों को पूरे देश में टारगेट करके, कभी मस्जिदों का मुद्दा उठाकर तमाम चीज़ों को गरमा रहे हैं और उसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। सुन लीजिए उनकी जबानी। लोगों ने मेहनत की थी, चाहे वो एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर एक माहौल बनाया था कि अब कश्मीरी पंडित को मारा नहीं जाता था। आपने देखा 2010 में पीक अनरेस्ट, आपने 2016 में देखा पीक अनरेस्ट, मगर कोई खुदा ना खास्ता किलिंग नहीं हुई। मगर जो ये इस वक्त उन्होंने माहौल बनाया है, खासकर कश्मीर फाइल्स बनने के बाद, जो उन्होंने नफरतें लोगों के दिलों में डाल दिए हैं, जो बिल्कुल एक नैरेटिव के साथ ये माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है, जैसे कल मुजफ्फर शाह साहब ने वहां बताया गवर्नर साहब को, कहा ये जो मीडिया शाम को 4 घंटे हिंदू मुस्लिम डिबेट करता है, उससे और नफरतें बढ़ रही हैं और उसका असर हमारे जम्मू कश्मीर पे डायरेक्ट पड़ता है। जब आप मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उनके घर तोड़ देते हैं, हमारे मस्जिदों को जो है दिन ब दिन बाबरी मस्जिद बना के शहीद करके वहां कुछ और बनाना चाहते हो, तो उससे कश्मीर में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और यहाँ लोगों में और दूरियां बढ़ती हैं। सुन लिया आपने, यानी जो बात अशोक गहलोत कह रहे हैं कि दंगे बवाल कराकर किसको फायदा होता है, वही बात महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। अब बात कर देते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नफरतें कैसे घटेंगी जब वारदातें होने के बाद जो गैर मुस्लिम घाटी में मारे जा रहे हैं या कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं या और लोग मारे जा रहे हैं, वहां पर हमें जाने तक नहीं दिया जाता, उनके गम में शामिल होने तक नहीं दिया जाता। कि साहब मैं जाना चाहती थी, ये जो आपके कुलगाम में राजपूत का कत्ल हुआ था, या मैं जो बडगाम में है वहां जाना चाहती थी, मगर मुझे बंद कर दिया। हम कोई सियासत नहीं लड़ने चाहते थे, हम उनके साथ हमदर्दी करना चाहते थे, मगर हमदर्दी करने के लिए भी आप रोक रहे हैं।
तो कैसे ये चलेगा? कैसे हम लोग एक दूसरे के करीब आ सकेंगे? अगर हमने एक दूसरे के करीब आना तो ये नफरत खत्म करनी है। और शाम को टीवी डिबेट्स कराए जाते हैं, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाई जाती है और उसमें सीन दिखाया जाता है कि एक मुसलमान ने कश्मीरी पंडित का कत्ल कर दिया और उसके खून को चावलों में डालकर, खाने वाला चावल होता है ना, चावलों में डालकर उसकी पत्नी को कह रहा है कि ये चावल खाओ। क्या ऐसा मुमकिन है? लेकिन इन तमाम चीज़ों से नफरत फैलाई जा रही है और इसका असर कश्मीर में पड़ रहा है। ये जो कश्मीर फाइल आपने फिल्म बनवाई है, क्या सच है कि एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा, उसके बाद उसका खून जो है वो चावल में डाल के कहेगा उसकी बीवी से तुम ये खाओ? क्या हो सकता है? क्या हम इतने गिरे हुए हैं? मैंने कहा ये फिल्म बेबुनियाद फिल्म, जिसने न सिर्फ नफरत मुल्क में पैदा की है बल्कि यहां हमारे जवानों में भी नफरत हुई है कि हमारे तरफ कैसे सोच रहे हैं। क्या इन तमाम बयानात को सुनने के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये लोग वाकई में नफरत को हराने के लिए मोहब्बत के जरिए मैदान में निकल आए हैं, लेकिन मीडिया इनको किस तरीके से पेश कर रहा है वो अब देख लीजिए। यहां मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन देश के दो बड़े अखबारों की कुछ कटिंग्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे आप अमर उजाला की एक कटिंग देख सकते हैं। अमर उजाला की इस कटिंग में लिखा गया कि गुपकार नेताओं ने एलजी मनोहर सिन्हा से की मुलाकात, कश्मीरी पंडितों से कश्मीर ना छोड़ने की अपील। सच्ची खबर छाप रहा है, क्योंकि मुद्दा यही है, जो बात इन्होंने कही उसी को अमर उजाला ने ईमानदारी के साथ हेडलाइंस बनाया है। लेकिन क्या कर रहा है दैनिक जागरण, वो भी थोड़ा सा आप आगे देखेगा। उससे पहले द राइजिंग कश्मीर की एक खबर आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं सज्जाद लोन, उनके हवाले से खबर छापी गई है और सवाल उठाया गया है कि पीएजीडी के जो नेता हैं, यानी कि गुपकार गठबंधन के जो नेता हैं, वो पिछले 3 साल में एलजी से मिलने क्यों नहीं गए जब मुसलमानों का कत्ल घाटी में किया जा रहा था। आज कश्मीरी पंडितों के कत्ल पर क्यों मिलने गए हैं, ये सवाल उनके जरिए उठाया गया है। अब दैनिक जागरण की खबर देखिए, कश्मीरी पंडितों की हत्या से उपजे हालात और अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। यानी पहले तो ये उनको चमकाएगा, दिखाएगा कि सरकार कुछ कर रही है, इस अखबार का यही धर्म है, इसके अलावा इस अखबार को कुछ आता नहीं है। अब आगे इसको नफरत फैलानी है, तो नफरत फैलाने के लिए क्या करेगा वो देख लीजिए। दैनिक जागरण छाप रहा है कि फारूक महबूबा बोले, कश्मीर फाइल्स के बाद बड़ी हिंसा, कश्मीरी पंडितों ने दिया जवाब, सच हजम नहीं कर रहे हैं। तो ये खबर को किस तरीके से छाप रहा है, अमर उजाला खबर को किस तरीके से छाप रहा है, किसे नफरत की चिंता है और कौन मोहब्बत को बढ़ावा देना चाहता है, ये आप लोग खुद समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कश्मीरी पंडितों की। जी हाँ, आप कश्मीरी पंडितों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों ने नारे लगाए हैं, प्रोटेस्ट करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, इत्तेहाद यानी एकता जिंदाबाद। उन्हीं की जबानी पहले वो नारे सुनिए, फिर उनका बयान आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जिंदाबाद 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 और पीछे हिंदू मुस्लिम इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लिया आपने किस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। और दलाल मीडिया क्या कर रहा है और भगवा गैंग क्या कर रहा है वो आप लोग खुद समझ सकते हैं। यानी सब लोग शांति चाहते हैं और शांति के लिए है कि भाईचारा बढ़े, कायम रहे। अब बात कर लेते हैं इनके बयानात की। तो इस मौके पर प्रोटेस्ट करते हुए इन लोगों ने बयान दिए और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर सवाल उठाए कि उसने क्या वादे किए थे और वो क्या वादे पूरे कर रही है। सुन लीजिए उनकी ज़बान। हम यहाँ अपने घर वालों से दूर हैं, 15 कैजुअल लीव्स हमें मिलती है, हम घर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हमें गोलियां खानी पड़ती है। हमें बोला गया था उस वक्त आपको रिहैबिलिटेट करेंगे, आपको एक पीसफुल एटमॉस्फेयर देंगे। क्या यही पीसफुल एटमॉस्फेयर है जहाँ पे दफ्तर में जाके एक मासूम का कत्ल किया जाएगा, दिन दहाड़े गोलियां मार दी जाएंगी और कातिल वहाँ से अच्छी तरह से निकल जाएंगे? कहाँ पे थे वो एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त? और ये खून कब तक बहाता रहेगा? हम यहाँ पे राहुल भट्ट जो शहीद हुए हैं, जिसको गोलियों का निशाना बनाया गया है, उसके मातम में हम यहाँ पे बैठे हैं। हम यहाँ पे एहतिजाज कर रहे हैं, पुरअमन कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये वार्निंग देते हैं कि अगर उसके बाद किसी मासूम का कत्ल हुआ तो ये एहतिजाज पुरअमन नहीं रहेगा। हमारे हाथ
बंदे नहीं रहेंगे उस वक्त। ये आखिरी है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मजबूरी बनती है कि जो उन्होंने वादे किए हैं उन पे कायम रहे। ये तो हुए समाज के लोग। अब आपके सामने राहुल भट्ट की पत्नी का बयान रख देते हैं, जो कह रही हैं कि मेरे पति की साजिशन हत्या की गई है। मेरा पति चाहता था कि उसका वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन उसका वहां से ट्रांसफर नहीं किया गया। सोचे समझे तरीके से उसको वहीं रखा गया और उसकी हत्या करवाई गई है। वो हत्यारों को मारे जाने से संतुष्ट नहीं है, कह रही हैं कि मुझे ही बंदूक दे दो, मैं उनको गोली मार दूंगी। सुन लीजिए। बिल्कुल साजिश लग रही है, बिल्कुल। वो फ्राइडे को यहाँ से गया, उसको बड़े डैडी बीमार हुए, 2 दिन के लिए आया हुआ था वो यहाँ पे। वो उसको इतने फोन किए कि तंग करके रख दिया। वो रातों रात निकला उधर वहां पे कश्मीर। एक दिन तो सैटरडे पता नहीं वहां गया था, जिस दिन इसकी डेथ हुई उसके एक दिन पहले उसको डीसी ऑफिस में रखा हुआ था। मतलब काम था कुछ तो खुद ही गया था। शाम के 9 बजे वो डीसी ऑफिस से निकला है। अगले दिन कैसे उनको पता चल गया आया है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी ऐसी थी, वो कभी डीसी ऑफिस भी चला जाता था, दिन में काम उधर होता, बीच में उधर होता था। मगर किसी ने उसको फोन करके बोला ये इधर ही बैठा हुआ, इसी कमरे में बैठा है। अब अंदर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा वहां कौन से कमरे में ये बैठा होगा। मेरे को नहीं पता चला, मैं एक बार अंदर गई हुई थी। फिर जब मुझे कोई बंदा मिला, मैंने बोला राहुल भट्ट कहाँ है। फिर जाके उसके सामने लिया, फिर उन्होंने बोला ये मेरी मिसेज है। फिर अपने रूम में लेके गया, वहां बोलता था मैं इस कमरे में बैठता हूँ। इतनी फुर्सत नहीं थी, बोलता मैंने बोला मैं बैठूं, बोलता नहीं जाओ आप, मेरे को बहुत रश है। आप क्या चाहती हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? हाँ, और क्या होनी चाहिए, एनआईए करे जांच। इसमें क्या है, सारे जांच होनी चाहिए कि जिससे इनको तो मिलनी चाहिए ना सजा। भैया आज मेरा पति है, कल को किसी के और खिलाफ साजिश करेंगे। ये मिलिटेंटों का काम थोड़ी ना है। ये मिलिटेंट कहाँ से आते हैं? किसी के घर में छुपे होंगे, क्योंकि रास्ते से अगर आए होते, चलो रास्ते में आर्मी है कुछ है तो पकड़ ही लेते, मगर किसी के घर में छुपे होंगे तभी तो इतनी जल्दी आए, फायर किया और गायब हो गए थे। उनको पता था हमको कितना ही लगेगा, 2 मिनट लगेंगे उसको शूट करने में। भैया वो इतना पहलवान नहीं था, इतना कमजोर इंसान था, क्या बताऊं। एक गोली भी उसके लिए काफी थी, 5-5 गोलियां उतार दी। इतनी किसको खुंदक थी? वो तो किसी की रंजिश होगी ना जो 5-5 गोलियां उतार के उसको मारा। कभी आपके पति ने आपको बोला कि उन्हें वो धमकी आ रही है? कोई धमकी नहीं भैया। अगर मुझे हल्की सी भी हिंट होती मैं नहीं जाने देती उसको। मुझे पहले पति जरूरत था कि पहले मुझे नौकरी जरूरत थी। सुन लिया आपने। क्या अब इस पत्नी की बात को सुनकर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं और कौन लोग इत्तेहाद और मोहब्बत की, एकता की और प्यार की बातें कर रहे हैं? तमाम चीज़ें समेट के आपके सामने रख दी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो, आप लोग जानते ही हैं जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और इनके लिए चुनाव जीतना ही सबसे बड़ा मुद्दा है। और फिर उसके बाद ये शान से कहते हैं अखलाक मरा तो हम जीते, पहलू खान मरा तो हम जीते, नोटबंदी आई लोग मर गए लाइन में खड़े होके तो हम जीते, दंगे चाहे गुजरात में हुए हों, चाहे मुजफ्फरनगर में हुए हों, दिल्ली में हुए हों, हम जीते हैं। इनको इसी का गुमान रहता है और इसीलिए ये सिर्फ जीत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।